हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। आज ये इसकी पार्ट 10वीं वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको चौथे चैप्टर की 9 वीडियो करा दी है। उम्मीद है वे वीडियोज आपने जरूर देख ली होगी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, साबुन के बारे में। साबुन क्या होती है, साबुन का सूत्र क्या होता है, किस तरीके से साबुन का निर्माण होता है, अच्छे साबुन कौन से होते हैं, हम सारे डिटेल में आज हम साबुन को पढ़ेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका साबुन है, जो आप घर में इस्तेमाल करते हो। जैसे नहाने की साबुन होती है, कपड़े धोने की साबुन होती है, बर्तन साफ करने की साबुन होती है। तो हम उस साबुन के बारे में पढ़ते हैं, किस तरह का निर्माण होगा। तो सोडियम क्या होती है, जो सोडियम होती है ना, सोडियम में उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं। मतलब कार्बन की संख्या बहुत ज्यादा होती है साबुन के अंदर। तो इसमें हम लिखेंगे साबुन उच्च अणुभार वाले। उच्च अणुभार का मतलब क्या है, कार्बन बहुत सारे हैं, कार्बन बहुत सारे हैं तो उसका भार भी बहुत ज्यादा होगा। उच्च अणुभार वाले, उच्च अणुभार वाले, उच्च अणुभार वाले वसीय अम्लों के, वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। उसमें या तो धातु मिलेगी आपको सोडियम या फिर मिलेगी पोटेशियम। पोटेशियम धातु उच्च अणुभार वाले वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। अब जैसे कि हमें साबुन का रासायनिक सूत्र पढ़ना है। क्या पढ़ रहे हैं हम, साबुन का रासायनिक सूत्र। साबुन का रासायनिक सूत्र नंबर फर्स्ट में बताऊंगी आपको। एक होता है, देखो C17। कार्बन हमने कितने ले लिए, 17। उच्च अणुभार वाले मतलब कार्बन की संख्या में बहुत ज्यादा लेनी है। एक कार्बन का भार 12 है तो 12 गुना 17 में करेंगे, देखो कितना ज्यादा अणुभार आएगा। कार्बन हमने कितने ले लिए, 17। तो हाइड्रोजन कितने लेने हमें, 17 दूनी 34 और 34 में एक जोड़ देंगे 35। C17 H35 COO Na। देखो ये तो सोडियम है, इसका नाम क्या होता है, सिएरेट। तो हम इसका नाम लिखेंगे यहाँ पे सोडियम। साबुन है ये, साबुन का सूत्र सोडियम सिटयरेट। अब हमें दूसरा लेना है। जैसे कि हमने सोडियम लवण लिया है यहाँ पे, इसी तरीके से हम पोटेशियम लवण भी ले सकते हैं। C17 H कितने हो जाएंगे, 17 दूनी 34 और 1 35 COO K। इसका नाम क्या होगा, K को क्या कहते हैं हम, पोटेशियम, और इसे क्या कहते हैं, सिटियरेट। तो ये हो जाएगा हमारा पोटेशियम सिटियरेट। ये भी हमारे साबुन का सूत्र है। अब एक होता है जी कार्बन, हम यहाँ पे 17 ही ले सकते हैं और कार्बन नहीं ले सकते, हम कार्बन यहाँ पे 15 भी ले सकते हैं। देखो हम 15 कार्बन वाला लेंगे, C15 ले लिए हमने। तो हाइड्रोजन कितने लेने पड़ेंगे, 15 दूनी 30 और 30 में एक जोड़ेंगे 31 और COO Na। इसका नाम क्या होगा, सोडियम पोमिटेट। सोडियम Na के लिए तो आ गया सोडियम और इसके लिए आएगा पोमिटेट। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे K लिख सकते हैं, C15 H31 COO K। इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम पोमिटेट। पोटेशियम K के लिए क्या आ गया, पोटेशियम, और इसके लिए आएगा पोमिटेट। अब आप कहोगे जी हम ये सूत्र कैसे याद रखेंगे। सूत्र याद करना देखो बहुत सिंपल है। ये तो आपको पता है, सोडियम इसके लिए आया, पोटेशियम इसके लिए, सोडियम इसके लिए, पोटेशियम इसके लिए। ये नाम याद रखना है आपको, सिटियरेट। तो अगर यहाँ पे 17 है, 17 के लिए क्या आएगा, सिटियरेट। और अगर यहाँ पे हमारे 15 है, 15 पैसे बनेगा तो पैसे ही हो गया पोमिटेट। इस तरीके से आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो। C17 H35 CONA। अगर आप ये भी सूत्र लिख दोगे साबुन का तो गलत नहीं है। ये सब साबुन के प्रकार ही है। मतलब साबुन में हम कार्बन 15 भी ले सकते हैं, 17 भी ले सकते हैं। अगर हमने सोडियम धातु लिया है तो क्या कहलाएगी, सोडियम सिटियरेट। अगर हमने पोटेशियम धातु लिया है तो क्या कहलाएगी, पोटेशियम सिटियरेट। अगर हमने यहाँ पे ये ले लिया है 15 तो ये कितनी क्या कहलाएगी, सोडियम पोमिटेट, क्योंकि 15 के लिए पोमिटेट। और पोटेशियम है यहाँ पे, पोटेशियम पोमिटेट। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम साबुन के निर्माण की विधि पढ़ेंगे। साबुनीकरण अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, वो भी नोट कर सकते हो आप इसे।
अब हम आगे पढ़ने वाले हैं साबुन का निर्माण। साबुन का निर्माण किस तरीके से हुआ है? जो हमने साबुन का सूत्र पढ़ाया अभी अपने C17H35COONA या फिर C17H35COK, उसका निर्माण किस तरीके से हुआ है? तो जो निर्माण होता है ना साबुन का, निर्माण के द्वारा जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को ही हम साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो साबुन का निर्माण आए या फिर साबुनीकरण अभिक्रिया, तो आपको यही लिखना है। तो इसमें क्या लिखेंगे? तेल अथवा वसा। तेल आप जानते होंगे आपके घरों में इस्तेमाल होता है। तेल अथवा वसा जो उच्च अणुभार के, उच्च अणुभार का मतलब है कार्बन की संख्या यहाँ बहुत ज्यादा है, उच्च अणुभार के कार्बोक्सिलिक अम्लों के गिल्सरोल से एस्टर बने होते हैं। जो हम यहाँ पे लेंगे ना वो क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टर है। उसकी अभिक्रिया हमें किससे करानी है? क्षार से। क्षार क्या होता है? NaOH या फिर KOH की कराने पर की अभिक्रिया कराने से साबुन बनने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? हमारी साबुनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब हम इसकी अभिक्रिया लिखेंगे। जो हमारे ये होते हैं तेल अथवा वसा के कार्बोक्सिलिक अम्लों के गिल्सरोल से बने एस्टर, मैं इसका सूत्र लिख रही हूँ यहाँ पे। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखेंगे हम CH2COO C17H35, ऐसे यहाँ पे लेंगे CHCOO C17H35। फिर यहाँ पे हमें यही लेना है नीचे CH2COO C17H35। इसका नाम क्या है हमारा? इसका नाम है हमारा गिल्सरोल। गिल्सरोल ट्राई। C17H35 को क्या बताया था मैंने? सिट एरेट, मतलब ये पूरा जो है ट्राई सिट एरेट। अब इसकी अभिक्रिया हमें किससे करानी है? क्षार से करानी है। क्षार या तो हम NaOH ले सकते हैं या फिर KOH ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया NaOH, ये क्या है हमारा? क्षार। हम इसके कितने मोल लेंगे? 3 मोल लेंगे, क्योंकि हमारे ये 3 साबुन, हमें 3 अणु प्राप्त होंगे साबुन के। तो देखो हमें क्या बनानी है? साबुन। साबुन का सूत्र क्या होता है? C17H35COONA। ये यहां से आया है C17H35COO 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 और Na है यहाँ से, तो यहाँ से Na। अब ये 3 मोल बन गए, तो हमने यहाँ पे 3 लगा लिया, ये सब कुछ 3 हो गया और 3 सोडियम। अब देखो ये OH कितने बचे? 3 OH बच रहे हैं, तो यहाँ से हटा है, यहाँ पे 3 OH जुड़ जाएंगे। प्लस में क्या बनेगा? CH2OH CHOH CH2OH, इसका नाम होता है गिल्सरोल। और ये क्या बन गई हमारी? साबुन। दूसरा नाम क्या है इसका? सोडियम स्टेरेट। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अब आपको एक अभिक्रिया और करनी है, वो सेम ऐसे ही करनी है। यहाँ पे जो Na लिखा है ना NaOH, तो यहाँ पे KOH लिखना, तो यहाँ पे आपको K बन जाएगा, ठीक है? वो प्राप्त हो जाएगा पोटेशियम सिटियरेट। ये मैंने आपको बता दिया। या आप ये भी ले सकते हो C15 और H कितने लेने हैं? 31, और ये सेम रहेगा इसी तरीके से। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं साबुन के अणु की संरचना। साबुन के अणु की संरचना कैसे होती है? साबुन का अणु, साबुन देखिए आपने, उसके अणु की संरचना होती है जो रासायनिक रूप से ना, रासायनिक रूप से साबुन के 2 भाग होते हैं। वैसे तो हमें साबुन ऐसी दिख रही है, साबुन में भी 2 भाग होते हैं। एक भाग तो होता है जल विरागी और एक होता है जल रागी। जल रागी का मतलब वो होता है जो जल में घुल जाता है और वसा में नहीं घुलता। और जल विरागी का मतलब क्या होता है? विरागी का मतलब जल में नहीं घुलता, वसा में घुलता है। जल रागी का मतलब होता है जल में घुल जाता है लेकिन वसा में नहीं घुलता। तो हमें क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर फर्स्ट, पहला भाग क्या होता है? अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन। अगर आपसे कोई कहे अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो उसी को हम कहते हैं जल विरागी। अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन जल में नहीं घुलते। जल में नहीं घुलते, किस में घुलते हैं? वसा में। जो साबुन होती है, देखो आपने देखा होगा साबुन में 2 पार्ट होते हैं, हमें नहीं दिखता। एक पार्ट तो होता है जो साबुन में घुल जाता है। हमारे कपड़ों में मैल होता है, मैल उतारते हैं हम साबुन लगा के। तो जो सा भाग, कौन सा वाला? जो हमारा ध्रुवीय होता है, जल रागी होता है, वो तो क्या होता है? वो जल, उसमें वसा में नहीं घुलता, मैल नहीं उतार सकता। मैल कौन उतारता है? हमारा जल विरागी होता है, उसका एक भाग। उसके साथ वो इमल्सन के रूप में जब उसमें हम ब्रश से रगड़ते हैं, उसका सारा मैल निकल के बाहर आ जाता है। तो इन 2 गुणों के कारण, अगर ये गुण ना होते ना साबुन में, तो हमारे कपड़े साफ ना होते, क्योंकि हमारे कपड़ों में वसा होती है, पसीना होता है, हमारी बॉडी में भी पसीना होता है। तो इसी वजह से हटता है, क्योंकि साबुन के 2 भाग होते हैं। तो पहला भाग क्या लिखने वाले हैं? अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग। अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग में हम क्या लिखेंगे? यह भाग
वसा में, देखो क्या है, जल विरागी। जल विरागी का मतलब जल में तो घुलेगा नहीं। यह भाग वसा में घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील होता है। और जो वसा में घुलनशील होता है तो वो वाला भाग होगा क्या, वसा स्नेही। क्या होगा वो, वसा स्नेही, मतलब वसा से तो प्रेम करता है, उसमें घुल जाता है, और जल से प्रेम नहीं करता, तो इसलिए जल विरागी है वो। तो हम क्या कहते हैं इसे, वसा स्नेही। स्नेही का मतलब वसा से प्रेम करने वाला, वसा से जो प्रेम करता है वही तो वसा में घुलेगा। वसा स्नेही, या फिर क्या कह सकते हैं हम, जल विरागी। जल विरागी का मतलब भी यही होता है, जल में तो वो घुलेगा नहीं, लेकिन क्या होगा, वसा में घुलेगा। वसा में घुलेगा तो वसा स्नेही, जल में नहीं घुलेगा तो जल स्नेही। जो वसा में घुलता है वो जल में नहीं घुल सकता फिर, क्योंकि दोनों के अलग अलग गुण हैं। बस जल विरागी कहते हैं इसे, वसा स्नेही या फिर जल विरागी अणु। अणु लिख लो, जल विरागी अणु कहते हैं। अणु लिख लो, या फिर भाग कहा ना हमने, भाग ही लिखो, भाग कहते हैं। नंबर दूसरा भाग क्या है हमारा, ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग या फिर जलरागी। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, यह भाग किसमें घुलनशील होता है, जल में। तो हम लिख देंगे यह भाग जल में घुलनशील होता है। अब जब ये जल में घुलनशील होता है तो इसे क्या कहते हैं हम, इसे जल स्नेही। क्या कहा जाता है, जल स्नेही, क्योंकि किसमें घुलनशील है, ये जल में घुलनशील है, जल स्नेही, या फिर जल रागी भी बोल सकते हो, रागी मतलब उसमें घुल सकता है। या फिर क्या कहते हैं हम, वसा विरागी। वो तो हमने कह दिया है, जल स्नेही या फिर वसा विरागी। भाग कहते हैं। अब देखो मैं इससे साबुन का भाग बना के दिखाती हूँ। जैसे कि साबुन में ये होते हैं उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक, और इसमें जुड़ा हुआ क्या होता है, COONe। तो एक भाग तो हमारा ये है, ये वाला भाग होता है हाइड्रोकार्बन, और ये क्या होता है हमारा, सोडियम के अणु जुड़े हुए हैं इसमें। इस वाले भाग को कहते हैं हम जल रागी। ये जल में घुल जाता है, और ये क्या होता है, जल विरागी, क्योंकि ये क्या है हमारे हाइड्रोकार्बन है, वसा के हाइड्रोकार्बन है, तो ये तो होगा जल विरागी और ये होगा जल रागी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।